हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एनवाईसी एकेडमी पर। प्यारे बच्चों, आप सभी बेहतर होंगे, अच्छे होंगे। और आज की जो क्लास है बहुत ही शानदार है। आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे कि आज की जो क्लास है हम कमीशंस ऑफ इंडिया को डिस्कस कर रहे थे संविधान में। और संविधान में क्रम से अगर हम क्लासों को देखें तो इसके पहले मैंने आपको जो है कुछ कमीशंस हैं जिनको मैंने पढ़ा दिया है। जैसे कि इलेक्शन कमीशन है, निर्वाचन आयोग है, उसको पूरा मैंने कंप्लीट करा दिया है। और आपका वित्त आयोग जो है उसको मैंने कंप्लीट करा दिया है। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप वो वीडियो जरूर देख लें। और आज की क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है। आप जल्दी से आ जाइए और सभी स्टूडेंट, सभी विद्यार्थी जो भी हैं, प्यारे विद्यार्थी, आप सभी सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए। और फिर हम लोग बहुत जल्दी क्लास को शुरू करते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि यदि हर सुबह नींद खुलते ही किसी लक्ष्य को लेकर आप उत्साहित नहीं हैं तो आप जी नहीं रहे, सिर्फ ज़िंदगी काट रहे हैं। तो बिल्कुल सही बात कही जाती है कि अगर आपका जो भी लक्ष्य है, सुबह उठते ही आपको अपने लक्ष्य के प्रति उत्साहित होना चाहिए। तब जाकर के आप उस लक्ष्य पर काम करेंगे, और जब काम करेंगे तभी सफलता मिलेगी, क्योंकि सिर्फ सोचने से सफलता नहीं मिलती है। और आज की जो क्लास है इसमें हम लोग जिन आयोग को पढ़ने वाले हैं, आपके सामने दिख भी रहा होगा कि यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और अनुसूचित जाति आयोग, शेड्यूल कास्ट का भी हम पढ़ेंगे। तो 3 आयोग हैं और आज की वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है। और आइए हम लोग सबसे पहले यूपीएससी की शुरुआत करते हैं, संघ लोक सेवा आयोग के विषय में पढ़ना शुरू करते हैं। देखो, संघ लोक सेवा आयोग जो होता है, हम इसकी बात कर लें तो इसको हम यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन बोलते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के जरिए से ही आपने जिला कलेक्टर सुना होगा, जिसको हम डीएम बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ये जो पद होते हैं, ये परीक्षा पास करने के बाद ही जो है आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन सकते हैं। आईएफएस होता है, आईआरएस होता है, इंडियन फॉरेन सर्विस होता है, रेवेन्यू सर्विस होता है। इनमें आप जो है उच्च अधिकारी बन सकते हैं यूपीएससी की परीक्षा पास करके ही। तो ये एक आयोग है जिसके विषय में आपके एग्ज़ाम में प्रश्न बनते हैं। और जितने भी एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पर कुछ ना कुछ इसके भाग को लेकर के, इसके आर्टिकल को लेकर के और इसके अध्यक्ष को लेकर के जो है करंट में ये सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बन जाते हैं। तो आज की जो क्लास है इसमें हम आपको सब कुछ जो है बताने वाले हैं। बस आप वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को छोड़ के नहीं जाइएगा। देखो, सबसे पहले जो हमारे संविधान के भाग हैं, देखो संविधान में कुल भाग हैं 25 भागों में से भाग नंबर जो 14 है, 14 है, उसमें अनुच्छेद 315 से 323 तक, अनुच्छेद 315 से 323 तक यूपीएससी का वर्णन मिलता है, यानी कि संघ लोक सेवा आयोग का वर्णन मिलता है। तो पहला प्रश्न तो यही बन जाता है कि संविधान के भाग 14 में किसका वर्णन है? संघ लोक सेवा आयोग का। और कहां से कहां तक अनुच्छेद की बात की जाए, अनुच्छेद 315 से लेकर के 323 तक इसका वर्णन मिलता है। लोक सेवा आयोग की स्थापना की दिशा में सबसे पहला अप्रत्यक्ष प्रयास जो किया गया था वो चार्टर अधिनियम 1853 के जरिए से किया गया था, जिसमें सिविल सेवाओं की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था प्रारंभ हुई थी। तो ये जो 1853 का चार्टर अधिनियम था, इसमें सिविल सेवाओं की भर्ती के लिए, चयन के लिए जो है खुली प्रतियोगिता व्यवस्था लागू की। जैसे कि फौज के लिए खुली प्रतियोगिता होती है, तो तब उस समय 1853 में ऐसा कुछ लागू किया गया। लेकिन बाद में भारत शासन अधिनियम 1919 आता है और इस अधिनियम में लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया और 1926 में यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना कर दी गई। ठीक है, तो संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई? तो आप याद रखेंगे 1926 में ये यूपीएससी बनता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात कर लें तो अब अनुच्छेद 315 क्या होता है? 315 में क्या बताया गया है? 315 में बताया गया है कि अनुच्छेद 315 में कहा गया है कि केंद्र और राज्य सरकार, इन दोनों का जो है अपना एक संयुक्त आयोग होगा, जो कि संसद के द्वारा कमीशन ये बनाया जाता है, संसद के पास पावर होता है इसका। और यूपीएससी के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और सामान्यतः अध्यक्ष समेत आयोग में 9 से 11 सदस्य होते हैं। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। एक ये क्वेश्चन कई बार आया है एग्जाम में कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू है। और यहां पर अगर बात करें तो जो लोक सेवा आयोग के सदस्यों में से यथासंभव
आधे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष तक कोई प्रशासनिक पद धारण कर चुके हों। ऐसे ही लोग जो है इसके मेंबर बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इस बात को बहुत ही ध्यान रखना है, बहुत ढंग से आपको पता रखना है कि जो प्रत्येक लोक सेवा आयोग के सदस्यों में से यथासंभव आधे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो भारत सरकार या स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष तक कोई प्रशासनिक पद धारण कर चुके होते हैं। ऐसे ही लोगों को जो है लोक सेवा आयोग के बतौर सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है। अब यूपीएससी के सदस्यों के टेन्योर की बात कर लें, हम कार्यकाल की बात कर लें, तो इनका जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष आयु तक, इनमें से जो भी पहले पूरा हो जाए। यदि वो 65 वर्ष पहले पूरे हो जाते हैं तब वो अपने पद से हट जाएंगे, और 6 वर्ष अगर कार्यकाल पूरा हो जाता है तब उनको पद से जो है वो पद से बाहर हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये इतनी बेसिक जानकारी आपने समझी, और आगे हम बढ़ते हैं तो अगला जो पॉइंट आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो, संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग केंद्र स्तर का है, राज्य लोक सेवा आयोग जो होता है राज्य स्तर का है। तो इनको अगर इन सदस्यों को अपना त्यागपत्र देना है तो ये किसको देंगे? तो संघ लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होते हैं ये अपना त्यागपत्र देंगे राष्ट्रपति को, ठीक है, जो देश का सर्वोच्च नागरिक है। और जो लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होते हैं ये अपना त्यागपत्र देंगे राज्य के सर्वोच्च नागरिक मतलब राज्यपाल को। तो इस तरह से ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि संघ लोक यूपीएससी के जितने भी मेंबर हैं अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं, और राज्य लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होते हैं वो राज्यपाल को अपना त्यागपत्र सौंपते हैं। अब यूपीएससी के सदस्य को राष्ट्रपति द्वारा कदाचार के आधार पर पद से हटाया जा सकता है, किंतु इस प्रकार के कदाचार की जांच सुप्रीम कोर्ट द्वारा की जाएगी, और सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश पर ही उसे पद से हटाया जा सकता है। तो इसमें पूरा का पूरा पावर एक तरह से सुप्रीम कोर्ट के पास है। वो चाहे तो जो है यूपीएससी के सदस्य को कदाचार के मामले में वो निर्णय दे सकती है और उसको पद से हटा सकती है, लेकिन राष्ट्रपति जो है इसका निर्णय बाद में सबसे अंत में देगा। अगर वो कदाचार का मामला पाया जाता है तो ही ऐसा संभव है। राज्य लोक सेवा आयोग अथवा संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्यों के कदाचार की जांच भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा ही की जाती है। अब यहाँ पर देखो ये भी बात इंपॉर्टेंट है कि राज्य लोक सेवा आयोग हो या संयुक्त लोक सेवा आयोग हो, इनके सदस्यों के कदाचार की जांच भी सुप्रीम कोर्ट, और किन पद से हटाने की अंतिम शक्ति राज्यपाल के पास होगी। वैसे ही वहां पर केंद्र सरकार में बात करें तो यहाँ पर पद से हटाने की अंतिम शक्ति राष्ट्रपति के पास और यहाँ पर राज्यपाल के पास होगी, और इसकी जो पूरी जांच है, समीक्षा है, वो करेगा सुप्रीम कोर्ट। दिवालिया, शारीरिक अक्षमता और लाभ का पद आदि होने पर बिना सुप्रीम कोर्ट की जांच के पद से हटाया जा सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट की जांच के बिना भी अगर इनको ऐसा देखा जाता है कि वो दिवालिया हो गए हैं या शारीरिक अक्षम हो गए हैं, काम करने के लायक नहीं है, या लाभ का पद अलग से कोई धारण किए हैं, तो ऐसी स्थिति में बिना सुप्रीम कोर्ट की जांच के भी उनको पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि आखिर जो यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग होता है अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसको देते हैं? तो ये अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को, और एवं राष्ट्रपति यह रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों में रखता है। तो देखो, पहले यूपीएससी की जो वार्षिक रिपोर्ट होती है वो राष्ट्रपति के पास जाती है, और राष्ट्रपति क्या करता है कि यह रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों में रखता है। तो इस तरह से यूपीएससी के विषय में इतने प्रश्न इंपॉर्टेंट थे जो आपने देखे हैं। अब 3 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, लिखे भी हैं कि यूपीएससी जब 1926 में यूपीएससी बना तो इसके सबसे प्रथम अध्यक्ष कौन थे? यूपीएससी के सबसे प्रथम अध्यक्ष साथियों थे सर रॉस बार्कर। याद रखेंगे आप, सर रॉस बार्कर। अब इसके बाद क्वेश्चन ये बनेगा कि यूपीएससी के प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे, क्योंकि रॉस बार्कर जो है भारतीय नहीं थे। अब यूपीएससी के प्रथम भारतीय अध्यक्ष थे एच के कृपलानी, जो कि 1947 में नियुक्त हुए थे। अब वर्तमान अध्यक्ष यूपीएससी की कौन है? तो वर्तमान में यूपीएससी की जो अध्यक्ष हैं 2024 में नियुक्त हुई थी, उनका नाम है प्रीति सूदन, और आप इस समय फोटो भी देख रहे हैं इनका कि ये जो है प्रेजेंट में वर्तमान में यूपीएससी की अध्यक्ष हैं प्रीति सूदन। तो इस तरह से यूपीएससी आपका संघ लोक सेवा आयोग हो जाता है। आगे हम बढ़ते हैं तो इसमें एक छोटा सा आयोग और भी है, उसको भी देख लेते हैं, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। यहाँ पर हमारे संविधान का एक भाग होता है भाग 16, और भाग 16 का आर्टिकल 338 ये कहता है, इसके तहत अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का उपबंध पहले होता था, लेकिन 65वां संविधान संशोधन, देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 65वें संविधान संशोधन 1990 के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के गठन का प्रावधान किया जाता है, और 89वें संशोधन 2003 के तहत
इस राष्ट्रीय आयोग को 2 भागों में विभाजित कर दिया जाता है। और 2 भाग क्या होते हैं? अनुच्छेद 338 में कहा जाए तो इसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का उल्लेख मिलता है, ठीक है, जिसको एससी हम बोलते हैं। और अनुच्छेद 338 का भाग जो होता है, इसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात की जाए तो इनके विषय में बोला जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको याद रखेंगे कि आखिर ये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का उल्लेख आर्टिकल 338 में है, जनजाति आयोग का उल्लेख 338 के में है, भाग 16 होता है। और 65वें संविधान संशोधन 1990 के तहत इनका आयोग बनाने के गठन का प्रावधान है, और 89वें संशोधन के तहत ये दोनों अलग अलग कर दिए जाते हैं। इस तरह से आगे हम जब बढ़ते हैं तो आगे हम देखते हैं संरचना क्या होती है। देखो, इस आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 3 पूर्णकालिक सदस्य, एक महिला सदस्य सहित भी इसमें महिला सदस्य भी होनी चाहिए, शामिल होते हैं। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही नियुक्ति की जाती है, और सेवा शर्तों और कार्यकाल का निर्धारण करने की शक्ति राष्ट्रपति को होती है। वैसे तो मुख्यतः कार्यकाल जो है 3 वर्ष ही माना जाता है इनका, ठीक है। प्रमुख कार्य क्या होते हैं? जो भी आपके जनजाति और जाति, जो भी एससी और एसटी हैं, इनके कल्याण और उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए सिफारिशें देना, और एससी और एसटी के हितों का अतिक्रमण करने वाले मामलों की सुनवाई करना, ये इनका कार्य होता है। तो इस तरह से आप देख भी पा रहे हैं नीचे फोटो में समीक्षा बैठक होती है। और हम लोग अगर बात करें तो जो आपका राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है, उसके वर्तमान अध्यक्ष हैं श्री किशोर मकवाना। आप याद रखेंगे, श्री किशोर मकवाना, ये कौन है? अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं। और ये लोग मेंबर होते हैं, और मेंबर में आप देख रहे हैं श्री वादेपल्ली रामचंद्र, ये मेंबर हैं, और श्री लवकुश कुमार, ये भी मेंबर होते हैं। तो आपसे अध्यक्ष के विषय में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो श्री किशोर मकवाना होते हैं। अब यहाँ पर एक बात और भी हम देख लेते हैं कि आखिर आपसे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष आपसे पूछ ले, अनुसूचित जनजाति आयोग, तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं, वर्तमान अध्यक्ष, हम इनकी बात कर लें तो आप नोट कर लेंगे, इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं अंतर सिंह आर्य, अंतर सिंह आर्य। तो इस तरह से ये प्रश्न आपको बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लेना है। तो आज की जो क्लास है आपकी यहीं तक होती है, और आप सभी ने वीडियो को पूरा देखा है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी साथी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और हम लोग नेक्स्ट फिर से जो है एक शानदार क्लास के साथ हाजिर होंगे। धन्यवाद।